सेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मेडिकल केयर पे। और इस पे जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात के दिनों में मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारी काफ़ी अपना प्रकोप फैलाता है, और अगर इससे ठीक से नहीं उपचार करें तो ये भयावह स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो कैसे हम लोग इन बीमारियों से टैकल करें, किस प्रकार लड़ें और सही समय रहते इलाज करें, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा उद्देश्य आपको केवल जानकारी देना है, न कि इलाज कराना। इलाज करने से शुरू करने से पहले आप डॉक्टरों से परामर्श जरूर लें, उसके बाद ही कोई भी इलाज करें। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रशांत नासा। आप सीनियर फिजिशियन हैं और कंसल्टेंट जाने माने दिल्ली के अस्पताल में हैं इंटेंसिव केयर का। तो मैं समझता हूं कि ये हम लोग को मलेरिया, डेंगू और अन्य फीवर जो है उस पर हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे और ज्ञान को इसके बारे में जो ज्ञान है वो भी देंगे। तो इस उम्मीद के साथ आपकी ओर से डॉक्टर प्रशांत नासा को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम। नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीजनल फीवर्स पे, या बेसिकली ये वो बुखार है जो इस सीज़न में हम देखने को मिलता है, बारिश और बारिश के बाद का सीज़न। और हर दूसरा बंदा इस फीवर से, इस बुखार से पीड़ित होता है। आज हम इन्हीं दो फीवर जो मलेरिया और डेंगू जो बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। सीजनल फीवर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, बहुत ही अक्सर देखी जाती है कि इस सीज़न में हम कोई ना कोई बुखार आ जाता है बच्चों को, बड़ों को और इवन आम जो जवान लोगों को भी। इसके कारण बहुत से हो सकते हैं। आज हम वही देखेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इस बुखार के, और किस बुखार के लिए किसकी कितनी व्याख्या है उसको आगे समझेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बुखार के लिए हम क्या करें और उसको एक्चुअली कैसे पता लगाएं कि हमें बुखार है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना बुखार का पता थर्मामीटर से करें। कई बार आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपको बुखार है, आपका शरीर गर्म है, पर वो सही में गर्म नहीं होता और वो एक नॉर्मल आपका वेरिएशन होता है आपकी बॉडी का। तो इसलिए ज़रूरी है आपका बुखार का माप एक सही थर्मामीटर से लें। और कई तरह के थर्मामीटर अवेलेबल हैं इस टाइम, डिजिटल और पहले मरकरी वाले। डिजिटल थर्मामीटर आजकल बहुत एडवांस्ड आ गए हैं और इम्प्रूवमेंट आई गई है उसमें, और काफ़ी सेफली वो यूज़ किए जा सकते हैं। मरकरी वाले थर्मामीटर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं बिकॉज मरकरी के होने वाले हानिकारक प्रभावों के कारण इवन गवर्नमेंट का बैन इस पे आने वाला है जल्दी, और काफ़ी जगहों पे, काफ़ी हॉस्पिटल्स में इसका ऑलरेडी बैन आ चुका है। इसलिए आजकल हम डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। आप कोई भी थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए यही ज़रूरी है कि वो सही ढंग से मेंटेन किया गया है और उसको सही ढंग से लगाया गया है। कई जगह पे टेम्परेचर लिया जा सकता है, चाहे मुंह में है, चाहे वो आपके कांच में है या रेक्टल में है, या कई और तरह के, जैसे कि कान के पर्दे के लिए भी टेम्परेचर लेते हैं। हर टेम्परेचर के लिए उसकी करेक्शन वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू होती है। तो आप जहाँ से टेम्परेचर लिया हुआ है अपने डॉक्टर को बताइए कि मैंने मुँह से टेम्परेचर लिया था और ये टेम्परेचर था। सबसे पहले बात करते हैं आखिर नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.8 डिग्री नॉर्मल, 36.8 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इससे ऊपर बढ़ने वाला कुछ लोगों तक 99 और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 99 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कई बार वैसे भी देखा जाता है, स्पेशली रात के टाइम पे जब डायोरेनल वेरिएशन भी बोलते हैं। बट हाँ, अगर फीवर 100 से ऊपर जा रहा है या 101 जा रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस है, या फिर वो रोज़ किसी पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा है तो उसका इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है और उसी के लिए हमको चिंता रहती है। जब भी फीवर होता है तो हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको किस ढंग से देखते हैं, उसी में से ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। वो है कि वो उसका आखिरकार उस बीमारी, उस बुखार का कारण क्या है, वो किस एज ग्रुप में हो रहा है, वो बच्चों में हो रहा है या अधेड़ उम्र के लोगों में हो रहा है या जवान लोगों में हो रहा है। बच्चों में उसके साथ अगर देखने वाले कोई और सिम्टम है जैसे खांसी या फिर पेशाब में कोई जलन, या फिर अधेड़ उम्रों में पेशाब में जलन हो रही है, या इसके साथ कोई सर में दर्द है, या फिर आपके आंखों में कोई लालपन आ गया, या शरीर पे कोई लाल धब्बे आ गए हैं, इस तरह की, या उसके अलावा आपको कोई और बीमारी पहले से है, चाहे वो शुगर है चाहे बीपी है, ये सब डिसाइड करती है कि आपके होने वाला फीवर आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है और उसको कितनी जल्दी ठीक किया जाए या आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए या नहीं किया जाए। उसी फीवर को देखते हुए फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी जाँच कब करनी है और कहाँ करनी है, ये ज़रूरी हो जाता है। और
फाइनली उस बुखार का इलाज करना भी उतना ही ज़रूरी है। सो जब हम फीवर के बारे में या बुखार के बारे में बात करते हैं तो हम उसको ज़रा अपने लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए उसको कुछ इस सीजनल फीवर को डिवाइड कर देते हैं कि यह फीवर किसी लाल धब्बों के साथ आ रहा है जिसे रैश बोलते हैं, या फीवर प्लेटलेट्स कम होने के साथ आ रहा है, या फीवर कोई ऑर्गन डिसफंक्शन के साथ आ रहा है। तो उससे कई तरह के फीवर हमारे दिमाग में क्लियर आने लगते हैं कि बुखार के साथ अगर प्लेटलेट आपके कम हो रहे हैं तो आपको मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरा या रिकेट्शियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है, या फिर आजकल के जो इवन वायरल फीवर्स है उसमें भी प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम देखने को कई बार मिलता है। इसके अलावा बुखार के साथ आपका कोई अंग, शरीर का मेजर अंग कोई है, वो अगर बीमार हो रहा है जैसे कि लीवर है या किडनी है, तो फिर से आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे लिए सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। जैसे कि मलेरिया है, वो लीवर और किडनी को इन्वॉल्व करता है या गुर्दों को इन्वॉल्व करता है। लेप्टोस्पायरस है, स्क्रब टाइफस है, या फिर लीवर फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर कोई और कारण से, जैसे कि वायरस जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होते हैं। इसी तरह अगर वो आपके फेफड़ों को इन्वॉल्व कर रहा है तो वो मलेरिया है, या तो लेप्टोस्पायरा है, या किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि लास्ट 2-3 सालों में हमने H1N1 फीवर को भी काफ़ी हमने देखा है अपने इस प्रदेश में, अपने देश में। इसके अलावा बुखार के साथ अगर आपकी चक्कर आने लगते हैं या बुखार के साथ आपकी कोमा में जाता है पेशेंट, तो फिर से मलेरिया एक बहुत ही कॉमनली देखा गया है हमारे देश में, जिसे सेरिब्रल मलेरिया भी बोला जाता है। इसके अलावा ब्रेन के होने वाले बुखार, जैसे कि दिमागी बुखार भी बोलते हैं, मेनिंजाइटिस या एनकेफेलाइटिस, वो वायरल से हो सकते हैं या बैक्टीरियल से हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया या वायरस के कारण हो सकते हैं। तो ये भी एक कॉमनली कॉज देखे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया की, जो बहुत एक ख़तरनाक बीमारी करके बताई जाती है, और ज़रूरी है कि इसका सही टाइम पे इलाज हो सके, क्योंकि कुछ मलेरिया ऐसे हैं जिसमें पेशेंट का जो हर तरह के ऑर्गन है वो जल्दी फेलियर में जा सकते हैं, तो इसका सही टाइम से पता लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मलेरिया फीवर किससे कारण होता है। ये एक एनोफिल्स नाम के मच्छर के काटने से होता है, और सिर्फ जो उसकी फीमेल मॉस्किटो है, जो इसकी औरत मॉस्किटो है, वही ही उसके काटने से ही होता है। मलेरिया उसके काटने से हमारे शरीर के खून में एंटर करता है, और शरीर के खून से वो हमारे लीवर के अंदर जाके फर्दर उसका मल्टीप्लिकेशन होता है या उसका ग्रोथ होती है। उसके बाद वो समय समय पर हमारे लीवर से हमारे खून के अंगों में आता है और एक बुखार करके करता है। तो इस ड्यूरेशन को, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड भी बोला जाता है, ये हर तरह के 4 तरह के मलेरिया फीवर के लिए अलग है। ये 2 से 3 वीक्स के हो सकता है, 2 से 3 हफ्ते तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कोई सिम्टम आ रहे हैं, बट हाँ उसके बाद आपको बुखार, शरीर का दर्द होना, ठंडी लगना, या फिर कोई और ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होना दिखने लगेगा। तो ये 4 तरह के बेसिकली प्लाज्मोडियम, जिसे फेल्सीपारम बोला जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बोला जाता है, ओवेल बोला जाता है, मलेरिया बोला जाता है। ये 4 तरह के मेजर वो हैं। प्लाज्मोडियम एक तरह का ट्रोफोजाइट है जो हमारे फीवर करने में, हमारे मलेरिया फीवर करने में रिस्पॉन्सिबल है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम सबसे ज़्यादा खतरनाक मलेरिया बोला जाता है, इसे मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा डेथ भी इसी मलेरिया के साथ ही देखी जाती है, सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी इसी के साथ देखी जाती है। इसके अलावा वाइवेक्स मलेरिया, जो फिर से काफ़ी कॉमनली इस सीज़न में हम देखने को मिल रहे हैं, ये एक रिलेटिवली कम हार्मफुल मलेरिया या कम हानिकारक मलेरिया बोला जाता है। इसकी खास बात यह है कि अगर इसका सही दवाइयों से इलाज नहीं किया जाता है तो ये लीवर के अंदर कई सालों तक ऐसे भी पड़ा रहता है, और पेशेंट को दोबारा बुखार या दोबारा मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मोडियम ओवेल और मलेरिया 2 अदर तरह के मलेरिया हैं जो भी हमको फीवर कर सकते हैं। मलेरिया किस जगहों पे होता है, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मलेरिया देखने को बहुत कॉमनली देखा जाता है। अगर आप देखें तो संसार के ऑलमोस्ट 2/3 हिस्सों में मलेरिया कॉमनली देखा गया है, और इन जगहों पे, इसके अलावा कुछ जगहों पे, बिकॉज अगर कोई पेशेंट पर्टिकुलर इस जगह से अगर दूसरी जगहों पे जाता है तो भी उनमें मलेरिया देखने को मिल सकता है। ये जो नीले हिस्से हैं आप देखिए, उसमें भारतवर्ष भी आता है, तो ये जगहों पे मलेरिया एंडेमिक बोला जाता है, मलेरिया वहाँ पे कॉमनली देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं या ऐसे कौन सी तकलीफ़ है जिससे मलेरिया पेशेंट को लगता है कि उसे बुखार हो रहा है और उसको हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि इस पेशेंट को मलेरिया है। किसी भी बुखार का तेज बुखार का आना, उसके साथ सर में दर्द, उसके साथ शरीर में दर्द, उसके साथ आपकी कमर में दर्द, खांसी, या उसके साथ ठंडी बजना, उसी किसी पैटर्न में आना, या एक दिन छोड़ के आता है, जैसे पहले देखा जाता था एक दिन छोड़ के एक मलेरिया आ रहा है, या 2 दिन छोड़ के आपको बुखार आ रहा है। तो इस तरह का पैटर्न, कोई पर्टिकुलर पैटर्न में फीवर आ रहा है, उसके साथ ठंडी लगना, उसके साथ शरीर में दर्द होना, आपके आँखों में दर्द होना, आपके सर में दर्द होना, और अगर आप डॉक्टर के पास जाके देखते हैं तो उसका साथ सबका स्प्लीन का बढ़ना, और या फिर उल्टी या चक्कर आना।
ये सब सिम्टम्स हैं जो हर तरह के फ़ीवर के साथ देखने को मिलते हैं, और इसलिए कई बार आप ये दिक्कत भी हो जाती है कि फ़ीवर मलेरिया है या कोई और डेंगू फीवर है या कोई और तरह का वायरल फीवर है, क्योंकि सबका प्रेजेंटेशन इनिशियली जो सबसे जो कॉमन कंप्लेंट्स हैं या कॉमन तकलीफ़ हैं वो सब में एक ही जैसे देखने को मिलती हैं। अगर हम जांच के बारे में पता करें तो क्योंकि मलेरिया एक फाल्सिपारम मलेरिया जो कि हमने देखा कि एक ख़तरनाक बीमारी है, तो इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसका सही टाइम से पता लगाना और भी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी अगर हम इसके बारे में पता लगा पाएंगे, इलाज उतनी जल्दी हो पाएगा और पेशेंट की जान को खतरा जो है उससे कम हो पाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी पेशेंट का आता है हमारे पास, उसके इस तरह का पैटर्न फीवर है और उसके अगर हम कोई और वायरल या बैक्टीरियल कॉज हमें पता नहीं लग रहा है, उसके साथ बुखार है, उसके साथ उसका हमें जो एनीमिया बोलते हैं जिसे हीमोग्लोबिन कम लग रहा है या स्प्लीन का बड़ा होना लग रहा है, तो वहाँ पर या उस एरिया में रहे, जैसे कि भारतवर्ष में बिहार या फिर जो हमारा ईस्टर्न बेल्ट है या फिर इसी तरह अपना जोनल एमपी वाला बेल्ट है, उसमें अगर उस एरिया से आ रहा है या अभी दिल्ली के आसपास एनसीआर एरियाज़ में भी किसी पर्टिकुलर टाइम में आ रहा है, तो हमें मलेरिया को सस्पिशन रहता है और हम कई बार दवाइयाँ इवन टेस्ट के साथ भेजते ही चालू कर देते हैं, अगर स्पेशली उसमें साथ में हम देख रहे हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है। डायग्नोसिस के लिए, जांच के लिए सबसे पहले आपका खून लिया जाता है और उसको एक स्लाइड और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, और यही एक कॉमनली जांच है जो हर जगह की जाती है। इसके अलावा एक जांच अभी नई आई है जिसे मलेरियल एंटीजन, जिसमें मलेरिया का एक एंटीजन टेस्ट पता किया जाता है। ये कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। इसका और माइक्रोस्कोप से कुछ स्टडीज़ की गई हैं और देखा गया है कि ये अच्छा टेस्ट है और माइक्रोस्कोप से पहले ही हमें पता चल जाता है। पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि कौन सा मलेरिया हो रहा है, ये फैल्सिपारम है या ओवेल है या मलेरिया है, इसके बारे में पता लगाना और उसकी कितनी क्वांटिटी है ये कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सीवियर मलेरिया के लिए। सीवियर मलेरिया एक वो चीज़ है जिसके लिए हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी एडमिट करना चाहिए और इलाज जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, नहीं तो फैल्सिपारम मलेरिया जिसे बोला जाता है या सीवियर मलेरिया जिसे बोला जाता है, उसमें मोर्टेलिटी, उसमें डेथ रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये आपके किसी भी भाग को इन्वॉल्व कर सकता है, किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है, किसी भी अंग को इन्वॉल्व कर सकता है, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो आपके एनीमिया हो, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, आपका शुगर कम हो सकता है, आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, आपकी किडनी फेलियर में जा सकती है, आपके फेफड़े में पानी भर सकता है, या इसके अलावा और भी कोई ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है और आपकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम इलाज की बात करें मलेरिया फ़ीवर के लिए, तो इलाज पर सिर्फ दवाइयों का ही एक है, और अब आजकल जो दवाइयां हैं सीवियर मलेरिया के लिए आर्टिसेनुएट करके जो दवाई आई है उसी को ही WHO रिकमेंडेशन में पहले नंबर पे दिया गया है। इसके साथ और ट्रीटमेंट है। ये आपका सही इलाज इसका आपका डॉक्टर ही और डॉक्टर के सलाह परामर्श के बाद ही लेनी चाहिए ये दवाइयाँ, क्योंकि इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैं आपको यही विचार दूंगा कि आप जब भी ऐसा कुछ फीवर है तो अपने डॉक्टर के पास रिपोर्ट करें। हमारे लिए क्या ज़रूरत है और पेशेंट के लिए क्या ज़रूरत है या पेशेंट के साथ रहने वाले लोगों के लिए क्या ज़रूरत है कि मलेरिया को आपको होने से बचाया जाए, या मलेरिया का कंट्रोल सही टाइम से, जो कि हमारी सरकार भी हमें नियमित रूप से बताती रहती है। ये जैसे कि हमने देखा, ये मलेरिया एक मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर ये एनोफिल्स मॉस्किटो कहाँ मिलता है? कहीं भी जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है, चाहे वो घर पे टायर ट्रैक्स हैं या फिर खेत हैं या फिर आपके घर पे कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है, और उसी जगह को ही हमने पता लगाने कहीं भी जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि मच्छर होने के चांसेस हैं और ये एनोफिल्स मॉस्किटो वहाँ पर सर्वाइव करता है और आपके चांसेस काटने के हो जाते हैं। तो जब हम मलेरिया कंट्रोल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको मच्छर को सीधा किल किया जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि मच्छर आपको काट ना पाए। पहला तरीका जिसके लिए ये इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं, या ये DDT या मॉस्किटो बेसिकली टॉक्सिन्स बोलते हैं, इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इसलिए कई बार हम इनको जब इनका छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव करने वाले को काफ़ी परहेज करनी पड़ती है। उसको ये सब गाउन वगैरह, ग्लव्स वगैरह डालने चाहिए, और जहाँ पे छिड़काव किया गया है अगर किसी बच्चे या बड़े आदमी को कुछ देर के लिए वहाँ पे ले जाने से मना भी होता है। पर ये एक सबसे इफ़ेक्टिव इलाज है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट इलाज है कि मच्छर को डायरेक्ट मारा जाए। और इसके अलावा दूसरा तरीका है जिससे मच्छर को आपको काटने से बचाया जाए। उसमें या तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स आती हैं, या फिर सारे ये जो आजकल कॉयल्स आती हैं, या फिर और दवाइयाँ हैं जिससे आप मॉस्किटो को या मच्छर को भगा सकते हैं। इसके अलावा पूरे कपड़े डालना इस सीज़न में, पूरे फुल स्लीव्स की शर्ट डालना, या फिर लंबी स्लीव्स के सूट डालना, या फिर साड़ी डालना। वो अपने शरीर को कम से कम भाग आपका खुले में रहना चाहिए जब आप बाहर जा रहे हैं, और ख़ासकर जब आप पार्क या कहीं और
कॉमन पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तब ये ध्यान रखिए। इसके अलावा लाइट कलर क्लोथ्स कीजिए, डार्क कलर के कपड़ों के तरफ मच्छर प्रेरित होते हैं और काटने की चांसेस बढ़ सकते हैं, ये देखा गया है ऐसा। इसके अलावा विंडो स्क्रीन्स या बेड नेट्स ले सकते हैं, कई तरह के बेड नेट्स अवेलेबल हैं। अगेन ये आपको खासकर रात में सोते समय अगर आपका रिपेलेंट क्रीम काम नहीं है या फिर कुछ नहीं है तो अब ये नेट्स भी इफ़ेक्टिव देखे गए हैं और इससे भी आपको मच्छर को काटने को बचाया जा सकता है। अब आते हैं हम दूसरी तरह के फ़ीवर जिसके बारे में आज इस सीज़न में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं डेंगू फीवर। और काफ़ी मीडिया और सरकार के नियमित इसके विकसित होने के कारण हर 2-3 सालों में इसका एक एपिडेमिक भी देखने को मिलता है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो काफ़ी पेशेंट्स इस डेंगू फीवर से प्रेरित हुए थे, बेसिकली उनको इन्फेक्शन हुआ था। तो डेंगू फीवर क्या एक तरह का फीवर है जिसमें बहुत तेज आदमी को पेशेंट को फीवर आता है। इसके साथ कोई तरह के 2 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या तो शरीर में दर्द होना, रेट्रो ऑर्बिटल आई पेन बोलते हैं, जैसे कि आँखों के पीछे की तरफ दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, हमारे मांसपेशियों में दर्द होना, और इसके साथ कोई तरह का रैश दिखना। रैश बेसिकली वो लाल धब्बे हैं जो आपको पेशेंट को देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। या फिर किसी भी तरह का कहीं भी होने वाली ब्लीडिंग, चाहे वो आपके नाक से हो रही है या आपके मसूड़ों से हो रही है या आपके शरीर पे छोटे छोटे दाग आ रहे हैं या आपके पेशाब में हो रही है या आपके मुँह से उल्टी हो रही है। इसके अलावा हमारे TLC जिसे वाइट सेल काउंट बोलते हैं उसका कम हो जाना। सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर अगेन हमने देखा जैसे कि फीवर और सर का दर्द और ये स्किन रैश, छोटे छोटे ये जो फोटो दिखाई गई है अगर आप उसको देखें तो इस तरह के लाल छोटे छोटे धब्बे हमारे शरीर पे आना। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके चांसेस हैं कि कोई तरह का आपको डेंगू फीवर होने के चांसेस हैं और इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास रिपोर्ट कीजिए। डेंगू फीवर अगर हम देखें तो वो किससे होता है, एक एडीज़ नाम के, जैसे वो एनोफिल्स मलेरिया फीवर करता है इसी तरह का एक मच्छर है एडीज़ मॉस्किटो। ये फिर से फीमेल मॉस्किटो ही की काटने से होता है और ये एक बीमार आदमी के अगर वो मच्छर काटता है उससे वो वायरस लेता है एडीज़, जिसे डेंगू वायरस बोलते हैं, और उस वायरस को लेके ये मच्छर दूसरे हेल्दी आदमी को काटता है और उसको बीमार करता है। तो एक बीमार आदमी से एक हेल्दी आदमी की काटने की जो प्रक्रिया है उसमें ये एक मच्छर एडीज़ मॉस्किटो काम करता है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो सबसे, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है वायरस का, इसका कोई इलाज करने के लिए कोई स्पेसिफिक दवाइयाँ नहीं हैं, हम इसमें पेशेंट को यही बोलते हैं कि आप अधिक से अधिक बेड रेस्ट कीजिए, जितना हो सके आप अपने छुट्टी लेके घर पे आराम कीजिए। इसके अलावा दूसरी प्रक्रिया है इस बुखार को कंट्रोल करना, उसके बारे में दवाइयाँ मैं आगे बताऊँगा। इसके अलावा अगर इस बुखार के होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को सही टाइम पे पता करना और उनके बारे में या कॉम्प्लिकेशंस को सही टाइम में डिटेक्ट करना और उसके लिए अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना। और फाइनली इस तरह के मच्छर को या इस तरह के बुखार को कैसे रोका जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ फीवर या फीवर के बेसिकली इस फीवर को कम कैसे किया जाए। जैसे कि सरकार भी नियमित रूप से हमें बताती है कि इस बुखार को कम करने के लिए या तो एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल लें, ब्रूफिन या फिर और एनसेड्स या एस्प्रिन कंटेनिंग ड्रग्स या एस्प्रिन जिन दवाइयों में एस्प्रिन होती है उन दवाइयों से परहेज़ करें, क्योंकि इससे आपके प्लेटलेट कम होने की संभावना ज़्यादा जल्दी आ जाती है और ज़्यादा लार्ज स्केल पे होती है। इसके अलावा बुखार दवाइयों के साथ अपने शरीर पर नियमित पट्टी करें, ठंडे पानी की पट्टी करें। जब भी अगर बुखार 100 या 101 से ऊपर जा रहा है तो दवाइयों के साथ इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है किसी भी वायरल फीवर में, चाहे वो डेंगू है या कोई नॉन या H1N1 है या कोई नॉन डेंगू फीवर है, आप अधिक से अधिक पानी लीजिए। इस बीमारी में देखा गया है कि शरीर में पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा होता है। दूसरा, आपकी पानी की जो शिफ्टिंग हो जाती है आपके शरीर के खून से आपके बाकी टिश्यू में, तो इसलिए आपके शरीर के संतुलन बनाने के लिए आपको अधिक से अधिक पानी के लिए बोला जाता है। और जब तक अगर आप ये अधिक पानी लेते रहेंगे तो आपके चांसेस ऑफ डिहाइड्रेशन कम होगा, तो इसी तरह ही आपके ऑर्गन या इसकी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। जब आपको ये बुखार आता है और उसके साथ आपको ये कुछ तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपका पेशाब कम हो रहा है या बच्चों में आंसू नहीं आ रहे हैं या फिर उनकी स्किन जो है बिल्कुल ड्राई लगने लग रही है, उनके मुंह बिल्कुल सूख रहा है, बार बार ज़बान सूख रही है, आपके होंठ सूख रहे हैं, बच्चों में आँखें अंदर जा रही हैं, धंसने बोलते हैं जिसे, या फिर आपके शरीर पे कोई भी तरह का लाल स्पॉट आने लगता है, या आपके कहीं कोई ब्लीडिंग होने लगती है, चाहे वो नाक से है, चाहे वो मसूड़ों से है, या आपके किसी भी तरह के वॉमिटिंग में है। इसके अलावा आपकी लैट्रिन अगर काली हो रही है तो अगेन ये एक तरह का वार्निंग साइन है कि आपको इमीडिएटली आपके प्लेटलेट कम हो रहे हैं और आप में ये कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए और उनसे इसका इलाज विचार परामर्श कीजिए। इसके अलावा आपका बेहोशी होना या फिर सांस लेना, ये अगेन फिर से वार्निंग साइंस है।
जैसे कि मैंने बोला कि इसको कंट्रोल करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हम पेशेंट्स के लिए यही एडवाइस करते हैं कि इस सीज़न के टाइम पे एक एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं 10 मिनट वाइप आउट एक्सरसाइज। बेसिकली आप घर पे कोई भी जगह पे जहाँ पे मच्छर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जैसे कि फूलदान में जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, इसको नियमित रूप से चेंज करते रहिए। चाहे वो कूलर है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है तो इसको चेंज करिए रेगुलर रूप से, या उसके अंदर किसी भी तरह का मिट्टी तेल या कोई तरह का इंसेक्टिसाइड डाल के रखिए। इसी तरह पौधों के होने के साथ जो गमले हैं उसमें पानी इकट्ठा रहता है तो आप ध्यान रखिए, उसको रेगुलर चेंज कराते रहिए। तो आपको सुबह उठ के रोज़ एक देखना है कि कहाँ पानी मेरे घर पे इकट्ठा हो रहा है और कहाँ वो मच्छरों का ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहा है। चाहे वो आपके बाथरूम है, चाहे आपका लॉन है या आपका ड्राइंग रूम है, आप सब जगहों पे चेक कीजिए। और अगर आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे और साथ में मच्छरों की कंट्रोल करने वाली क्रीम या जो किलर्स होते हैं इंसेक्टिसाइड उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस सीज़न में ये होने वाले मच्छरों से बच सकते हैं, होने वाले मच्छरों या उनसे फीवर होने से बच सकते हैं। इसी तरह आपकी छत पे अगर पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है तो अगेन उसकी ध्यान रखिए, क्योंकि बारिशों के बाद पानी आपके घर के आसपास या पार्क में या आपकी छत पे अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसको साफ़ करना, और उसमें कहीं ब्लॉकेज है उसको तो उसको ठीक करा के उस पानी का जल्दी से जल्दी निदान करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर आप घर से कहीं छुट्टियों पे जा रहे हैं तो आपके घर एक मच्छरों का ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। ये खासकर आपके लिए नहीं और आपके आसपास के पड़ोसियों के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं इससे हानिकारक होते रहे तो आपके पड़ोसी या आसपास के लोग बन रहे हैं। और आजकल सरकार का ये नियम भी आ गया है कि अगर आप किसी के घर पे अगर वो मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड पाया जाता है तो उन पर कई बार फ़ाइन भी करने के लिए सरकार विचार परामर्श कर रही है। तो आप ध्यान रखिए कि आपके घर पे आपके आसपास के होने वाले गली में कहीं पानी नहीं इकट्ठा हो रहा है, या कोई टायर है या फिर कोई फूलदान है या फिर कोई फ्लशिंग ग्राउंड है, तो इस जगह पे आप ध्यान रखिए और उसको रेगुलरली किल करिए, या फिर आप अपने एमसीडी के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए उनको इन्फॉर्म करिए, वो आके रेगुलर उसका छिड़काव करेंगे या उसका निदान करेंगे। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस बुखार जो इस सीज़न में देखने को मिलता है, बहुत सारे बुखार हैं, पर आप अपना अगर सही ढंग से उससे बचें और उसको कंट्रोल करने में सरकार की मदद करें तो इस बुखार से आप बच सकते हैं। धन्यवाद। जिस प्रकार आपने बताया मलेरिया और डेंगू केस में कोई भी इलाज नहीं है, केवल पैरासीटामोल का टैबलेट लें। तो और अन्य एक सामान्य बुखार, तो कैसे तीनों में डिफरेंशिएट करें, मेन जो उसका तरीका हो। जैसे कुछ तो आपने बताया कि रैसेज हो और ये हो, तो सामान्य जैसे किसी को बुखार लगा तो पैरासीटामोल लेता है और उसके बाद देखता है या साथ में एंटीबायोटिक भी शुरू कर देता है, तो उसका क्या नुकसान है और क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। जैसे कि हमने देखा सीजनल फीवर मोस्टली जो देखा गया है मलेरिया, डेंगू या फिर और अदर तरह के वायरल फीवर के कारण देखा जाए, तो पहले 3-4 दिन में पता लगाना ये कौन से पर्टिकुलर है, इवन जो तरह के जांच हैं उससे भी पता लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो पहले 4 दिनों में आपके बुखार, शरीर में दर्द होना, उसके साथ ठंडी बहना, ये एक कॉमन सिम्टम है जो हर 3-4 तरह के जो इस सीज़न में देखने को फीवर मिलते हैं सब में कॉमनली देखा जाएगा। बट हाँ, अगर आप बच्चों को ये फीवर आ रहा है या फिर अधेड़ उम्र को पेशेंट के फीवर आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जल्दी जाइए, क्योंकि उनमें फीवर या ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, किसी तरह का अंग का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस भी उन्हीं लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको फीवर के साथ जैसे कि हमने देखा कोई वार्निंग साइन आ रहा है, आपका पेशाब कम हो रहा है, बच्चों में बार बार मुंह सूख रहा है या उनकी आई सूख रही हैं, या फिर आपके पानी की मात्रा कम लगने लगती है, आपकी जगह पे लाल धब्बे आ रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है, तो ये वार्निंग साइंस को ध्यान रखिए। अगर ये वार्निंग साइंस आपको फीवर के साथ देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो तीसरे चौथे दिन, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा बुखार को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल, हम सबको यही बोलते हैं कि पहली ड्रग आपको यही लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि डेंगू फीवर है या नहीं है ये पता लगाना शुरू के 4 दिनों में मुश्किल है, तो बेटर है आप दूसरी दवाइयों को उनसे थोड़ा सा बच के रहिए और पैरासीटामोल का ही एसिटामिनोफेन का सेवन स्टार्ट कीजिए अगर आपने बुखार कंट्रोल। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि सर्द गर्म के कारण इस सीज़न में भी तबीयत ख़राब होती है, तो इस सर्द गर्म क्या है कि उसका क्या बचने का उपाय है, क्या खान पान में सुधार करें, आइसक्रीम या और कुछ अन्य पेय पदार्थ हैं उसका सेवन करें, नहीं करें तो, और करें भी तो किस तरह करें इस जिससे वो बच सके। जहाँ ठंड गर्म, और जैसे कि हमारे बुजुर्ग हमें काफ़ी बार सलाह देते हैं कि इस सीज़न में बच के रखिए, आप ठंडा मत खाइए, ये कहिए। बेसिकली ये जो सीज़न है, इस सीज़न में ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत होती है, शरीर हवा में पानी की मात्रा होने के ज़्यादा होने के कारण वायरस जो हैं, जैसे कि चाहे वो डेंगू वायरस है या H1N1 वायरस है या किसी और तरह का वायरल फीवर है, कोई भी और तरह का फ्लू फीवर है, उसका मल्टीप्लिकेशन उसका शरीर उसके आसपास के हमारे वातावरण में होने की जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं।
जाते हैं। तो इसी अगर हम देखें तो अगर आप उसमें कोई इम्यूनिटी वगैरह आपका वीक है, और नॉर्मली भी अगर आपको पहली बार वो फीवर नहीं हुआ है तो आपके चांसेस होने के वो फीवर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। किसको किसी चीज़ से रिलेट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, पर अगर आपको कोई पहले से एलर्जिक है तो आपके चांसेस इसके ज़रूर हैं कि आपको ये वायरल फीवर जल्दी कैच करेगा। आप किसी तरह से पहले एलर्जिक हैं तो आपका नाक बहने लगेगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी जो है वो थोड़े टाइम पे उस टाइम पे कम होगी। इसके अलावा बच्चे और अधेड़ उम्रों में, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि इनमें इम्यूनिटी वैसे भी थोड़ी कम रहती है, तो उनमें ये चांसेस ये पहले फ्लू फीवर या वायरल फीवर्स इनको जल्दी कैच करते हैं। पर ऐसा नहीं है, कोई भी एज ग्रुप का आदमी इस फीवर से हो सकता है। बच्चों और अधेड़ उम्र में ये है कि उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। पर बेसिकली इस वातावरण से ही है। और आप दूसरी बात है, आपके आसपास का वातावरण कैसा है। आपने उसको पानी को इकट्ठा होने के लिए, मॉस्किटो ब्रीडिंग बनाने के लिए अगर आपने अलाउ किया हुआ है तो डेफिनेटली आप मच्छर से होने वाले फीवर से भी प्रेरित होंगे। इस समय में कूलर का चलाकर सोना चाहिए या नहीं चाहिए, या एसी में सोना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हमने देखा वही ह्यूमिडिटी वाली बात देखें। अगर शरीर में या फिर आसपास के वातावरण में अगर नमी होगी तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा। कूलर जब आप यूज़ कर रहे हैं तो खास बात यह है कि कूलर के पानी आपका ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बन रहा है मॉस्किटो का। तो उसका रेगुलरली हफ्ते में चेंज करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि ये डिसाइड करना कि मैं अब एसी में, क्योंकि कूलर से मच्छर हो रहे हैं। मच्छर कूलर की हवा से नहीं हो रहे हैं, मच्छर उसके पानी में जो इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे। इसी तरह एसी का पानी अगर वो आपकी कहीं पे ब्रीडिंग उसको वो इकट्ठा हो रहा है, डेली का डेली एसी का पानी किसी एरिया में जाके इकट्ठा होता है, क्योंकि हम देखते हैं खासकर जो विंडोज़ एसी होते हैं उनका जो वेंट है वो किसी साइड में निकल रहा होता है। तो वहाँ पर अगर वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहे हैं तो ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कूलर से हैं या एसी से हैं, वो आप मच्छर आपको ब्रीडिंग ग्राउंड अलाउ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रेरित हो सकते हैं मच्छर के कारण। लेकिन ह्यूमिडिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे ह्यूमिडिटी वातावरण में है और हम लोग कूलर चला रहे हैं तो ह्यूमिडिटी और बढ़ जाएगा, तो उस लिहाज से क्या करना चाहिए? फ़ैन का केवल इस्तेमाल करना चाहिए? बेसिकली ह्यूमिडिटी हमारे कंट्रोल से नहीं है। वो इस सीज़न की हम देखें तो वो ह्यूमिडिटी वैसे ही रहती ही है। ओके। वो ह्यूमिडिटी उस ऑलरेडी वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आप ऐसे बोलें कि अगर कूलर से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो ये बोलना मुश्किल होगा, और ऐसा कोई मेरी नॉलेज में भी ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि कूलर से ही फीवर हो रहा है। हाँ, अगर वो पानी इकट्ठा हो रहा है तो ज़रूर मैं समझ सकता हूँ कि वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड था और इसलिए मच्छर के कारण आपको। खान पान में पेय पदार्थ और दही का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? आपके खाने पे ध्यान, जैसे कि हम देख रहे थे वायरल फीवर में हम नॉर्मली देखते हैं कि भूख कम लगती है, और इसीलिए आदमी की भी टेंडेंसी या पेशेंट की टेंडेंसी होती है कि वो खान पान कम कर देता है। इसके विपरीत मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके खान पान में चाहे आपको ज़बरदस्ती खाना पे खाइए, अगर आपकी वॉमिटिंग आपको सता नहीं रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाना लेंगे तो आपके जो चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशन होने के कम होंगे। हाँ, घर का खाना, साफ़ बना हुआ खाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप चाहे वो हल्का खाना खाइए, कम तला हुआ खाइए और घर का खाना खाइए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर के खाने में फिर से वो क्योंकि इसी टाइम पे ही फूड बॉर्न इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि खाना सही जगह से बनाए और साफ़ बनाए। एक तो हुआ बैक्टीरियल फीवर, बैक्टीरिया के कारण भी, अटैक के कारण भी बैक्टीरियल फीवर, और वायरल फीवर। तो बैक्टीरियल फीवर को या किसी भी वायरल फीवर में एंटीबायोटिक का यूज करना किस हद तक सही है? जैसे कि हम देखते हैं बैक्टीरियल, सामान्य तौर पे लोग मानते हैं कि अब पैरासीटामोल का कोई असर नहीं होता है इसलिए एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल शुरू कर दो। तो इस कहाँ तक सही है और किस हद तक करना चाहिए? अगर कोई इसका मैं आपको सामान्य तौर पर फीवर के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। जैसे कि बुखार होता है, अगर हम देखें इस सीज़न के अराउंड, तो मलेरिया और वायरस, मलेरिया भी एक अलग एक बैक्टीरिया नहीं है, और वायरल फीवर के लिए भी कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। अगर हम मेजर देखें तो 2/3 फीवर जो इस सीज़न में देखने को मिलते हैं वो इन्हीं 2 कारणों से देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों के लिए आपके एंटीबायोटिक लेना बेकार है, उसमें आपका कोई मदद नहीं करेंगे। हाँ, आप उसके साइड इफ़ेक्ट होने से हैं, और दूसरा आप में एक तरह का नया बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस डेवलप करने में आप हेल्प कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा, किसी भी तरह का एंटीबायोटिक लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से मिले, वो ज़रूरत है या नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने 3-4 दिन के बाद फीवर अगर आपको परसिस्टेंट बन रहा है या कोई वार्निंग साइन के साथ आ रहा है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, और उन्हीं को डिसाइड करने दीजिए कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है। आप डिसीज़न घर पे पड़ी हुई कोई भी दवाइयों का सेवन उससे बचें, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कई बार तो सिर्फ एंटीबायोटिक ले रहे हैं, वो आपको हानि नहीं कर रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको हानि करे, क्योंकि हर दवाइयों के अपने हानिकारक है। एंटीबायोटिक में भी डिफरेंट स्ट्रेंथ के है। जिस प्रकार के आमतौर पे लोग सेफ्रॉन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन या एमॉक्सिसिलिन शुरू कर देते हैं जो पड़ा हो,
तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे ताकि लोग जाने कि किस एंटीबायोटिक का क्या लाभ है, क्या उसका नुकसान है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा यहाँ इलाज करने का मकसद नहीं है, आपको पता लगाने का है। जब हम जैसे कि आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन ये दवाइयों का बात कर रहे हैं, ये इसलिए ही ज़रूरी है कि आप खुद से ये दवाइयाँ ना लें, क्योंकि आप बहुत बार हम वायरल फीवर से ही पीड़ित हैं। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी जानकारी दूसरी बात कि फीवर किस में लिया जाता है। एक सामान्य से धारणा बन गई है कि चलो सिप्रोफ्लॉक्सासिन खा लेते हैं ठीक हो जाएगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टाइफाइड फीवर जो कि एक बैक्टीरियल फीवर है, जो इसी सीज़न में ही देखने को मिलता है। आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो जो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन लीवोफ्लॉक्सासिन जो ग्रुप बोला गया था, इसका टाइफाइड पे बहुत अच्छा इलाज था। हम पेशेंट को 2 गोलियां देते थे, पेशेंट का फीवर एकदम कम हो जाता था, उसके टाइफाइड की जो बैक्टीरिया था वो मर जाता था। बट आज हम 10 सालों के बाद देखें तो आज ये हालत है कि इस ग्रुप का जो टाइफाइड फीवर पे असर है वो ऑलमोस्ट कम हो गया। एक हाईली डेवलप रेजिस्टेंट सैल्मोनेला बैक्टीरिया आ गया है जिसका इस पर असर नहीं दिखता। और इसका मेन कारण यही है कि पेशेंट्स या फिर जो डॉक्टर्स हैं, आपका फर्स्ट फिजिशियन डॉक्टर है, वो कई बार सही जांच सही टाइम पे उसका पता लगाना, वायरल फीवर को दूसरे फीवर से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और आपको दवाइयाँ लिख देता है। तो आप वो मदद कर रहे हैं कि आज आप ठीक हो रहे हैं, तो आप आने वाले बच्चों के लिए एक डेवलप कर रहे हैं, एक पीरियड ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि जहाँ पे दवाइयों से होने वाले जो इलाज है वो कम हो जाएगा, या आपके पास जो दवाइयों के लिए जो रह जाएंगे प्रकार वो बहुत कम रह जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप, ये सिर्फ डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कि पेशेंट के लिए भी उतना ज़रूरी है कि इस रेजिस्टेंस प्रक्रिया को बरकरार रखें, इस रेजिस्टेंस प्रक्रिया को कम से कम होने में हमारी मदद कीजिए। तो आप ये घर पे पड़ी हुई कोई भी दवाइयों का सेवन नहीं कीजिए। ये इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखने को मिल सकता कि 10 सालों में एक बैक्टीरिया जो एक एंटीबायोटिक से इतना अच्छा से रिस्पॉन्ड करता था, आज 10 सालों बाद वो रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आज कल हम दवाइयाँ जो हैं या तो दूसरी लेनी पड़ती हैं या आईवी लेनी पड़ती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की दवाइयों का सेवन करना सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी कितना हानिकारक हो सकता है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है उसका क्या आधार है और किस तरह काम करता है, इस पर भी थोड़ा सा हम बेसिकली जितने भी हम बैक्टीरियल की ड्रग्स हैं उसमें सिफेलोस्पोरिन्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, और इसके अलावा और तरह के मिसलेनियस ड्रग्स हैं। यही ही कॉमनली बैक्टीरियल फीवर्स के लिए एडवाइस करते हैं। इसके लिए क्योंकि इस सीज़न में वायरल फीवर के अलावा बैक्टीरियल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस बच्चों में देखने को मिलता है, या फिर सैल्मोनेला इन्फेक्शंस अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात की जाए तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी बैक्टीरिया है और उसका कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आता है, चाहे वो फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज़ करते हैं या फिर सिफेलोस्पोरिन्स यूज़ करते हैं। जैसे जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनमें भी काफ़ी विकसित हुआ है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, अब फोर्थ जनरेशन भी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। ओरल वाली एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, आईवी वाली एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। तो ये आपके डॉक्टर्स उस पर्टिकुलर टेस्ट किस पे पॉजिटिव आया, उसका रेजिस्टेंस पैटर्न ऑलरेडी कैसे आपकी लैब बता रही है, उनकी लैब हॉस्पिटल की लैब बता रही है, उसके अकॉर्डिंगली वो दवाइयों के लिए आपको एडवाइस करते हैं, चाहे वो आईवी वाला फॉर्म है या ओरल वाला फॉर्म है। ठीक है। साथ में हम लोग देखते हैं कि फीवर के साथ साथ एक और लोगों में आम धारणा है, जैसे दर्द चाहे सर का हो चाहे शरीर का हो या कहीं भी दर्द हो, आइब्रूफिन लोग ले लेते हैं। तो उसका बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से उसको पहले एनालाइज करके कोई सही कंक्लूजन पे पहुँचे, इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत ज़रूरी आपने बात उठाई कि आइबुप्रोफेन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों में आइबुप्रोफेन या इसी तरह के और एनसेड्स जो हैं बहुत कॉमनली कॉम्बिनेशन में आते हैं, या पैरासीटामोल के साथ सर में दर्द हो तो डिस्प्रिन खा लो, डिस्प्रिन ले लीजिए। तो क्या है दर्द का क्या कैसे होता है और क्या उसके लिए करना चाहिए? ये बेसिकली वायरल फीवर के साथ खासकर देखा जाता है कि शरीर में दर्द होना या आपके सर में दर्द होना, ये बेसिकली साथ में कुछ मसल का डैमेज भी करते हैं वायरस, और उसके अंदर जो पैरोजेंस रिलीज़ करते हैं, हमारी तरह का एक प्रोड्रोमल सिम्टम्स ये बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। तो ये शरीर का दर्द बहुत कॉमनली, चाहे वो मलेरिया फीवर है या वायरल फीवर, देखा गया है। और सही इलाज इसका यही है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये डेंगू फीवर है या नहीं है, तो आप पैरासीटामोल से ही ट्राई कीजिए। पैरासीटामोल की स्ट्रेंथ जो है, जैसे कि हमने बताया कि दिन में 4 बार आप ले सकते हैं सेफली। 650 मिलीग्राम तक की अगर डोजेज है, अगर वो मैं ये नॉर्मल आदमी के लिए बात कर रहा हूँ, बच्चों के लिए ऑब्वियसली आपकी डोसेज कम हो जाएगी, तो आप 4 टाइम तक सेफली ले सकते हैं उसकी हर 6 घंटे में। तो आपके दर्द के साथ आपके बुखार दोनों का ही कम करेगा। आइबुप्रोफेन या उसके अलावा होने वाले अदर एनसेड्स या एस्प्रिन को हम नॉर्मली अवॉइड करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका एक साइड इफेक्ट होता है, ये प्लेटलेट्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो अगर डेंगू में नॉर्मली वायरस के कारण जो प्लेटलेट कम हो रहे हैं, तो उसमें ये प्लेटलेट कम करने में या उनको डिसफंक्शन करने में उनके चांसेस को बढ़ा देते हैं, और ब्लीडिंग होने के जो चांसेस हैं वो ओवरऑल बढ़ जाते हैं।
तो इसीलिए हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि एज़ फार एज़ पॉसिबल आप अवॉइड कीजिए आइबुप्रोफेन या इनकी कंटेनिंग ड्रग्स या एस्पिरिन कंटेनिंग ड्रग्स। ये तो फीवर के साथ दर्द की बात हुई। ऐसे भी अगर कोई दर्द, किसी तरह का दर्द हुआ तो हम लोग पेन किलर खा लेते हैं, तो वो किस हद तक सही है या क्या करना चाहिए? जैसे सर में दर्द हुआ तो घर में डिस्प्रिन पड़ा हुआ है, लोग खा लिया, या कहीं चोट लग गए तो दर्द की गोली खा लिए, तो क्या करना चाहिए? वो उस समय फर्स्ट एड के तौर पे आदमी को क्या अपनाना चाहिए? देखिए, दर्द ही एक ऐसा सिम्टम है जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके आता है। और आजकल जैसे ओवर द काउंटर बहुत सारी ड्रग्स मिलती हैं, बहुत सारी दर्द की निवारक की ड्रग्स मिलती हैं। अगर आपका कोई दर्द हो रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो आपके कोई चोट के लगने के कारण है या फिर आपके शरीर में या आपके काम के या किसी पोजीशन के कारण है, आप दर्द की दवाई लीजिए। पर एट द सेम टाइम अगर ये दर्द परसिस्टेंट रहता है, आपको बार बार हो रहा है, तो आपका मिलना, डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन पे ना आ जाएं कि उस बीमारी का इलाज हो सकता था, चाहे वो कमर के पीछे कोई डिस्क क्लिप है या फिर आपके कोई चोट लगी है या कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो एट द सेम टाइम आपने दर्द की दवाई ली। इसके लिए आपको कोई नहीं रोकता है, क्योंकि ये आजकल ओवर द काउंटर मेडिसिन है जो अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। आप जाके केमिस्ट से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं बहुत सारी दवाइयाँ। पर एट द सेम टाइम ये ज़रूरी है कि इन दवाइयों से अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप इनका रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो इनके होने वाले साइड इफ़ेक्ट से आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स में किडनी पे इसका असर पड़ता है, या आपके प्लेटलेट्स पे इसका असर पड़ता है, या और एरियाज़ में इनका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप इनका रेगुलर सेवन नहीं कर रहे हैं, और इनके कारण आप वो कोई अंदर कोई डीप बीमारी है उसके आप छुपा नहीं रहे हैं। अगर आपको रेगुलर कोई बुखार आ रहा है या रेगुलर कोई सर में दर्द है, तो बेटर है आप अपने फिजिशियन के पास जाके उसको कंसल्ट कीजिए और उसके बारे में फर्दर जांच कराइए। जनरली 3 तरह के दर्द हम लोग देखते हैं। एक सर में दर्द जो कॉमन है, किसी आदमी को भी ज़्यादा काम करने से या कुछ भी ज़्यादा भूखा रहने से भी हो जाता है, तो उस केस में लेते हैं। दूसरा दर्द शरीर का, और तीसरा दांत दर्द। तीनों में जनरल प्रैक्टिस से कुछ, जिसको कुछ नॉलेज है वो तो डिफरेंट करता है, लेकिन ऐसे कोई भी पेन किलर ले लिया, खा लिया, क्या उचित है? या सर दर्द में हो तो दूसरा इस्तेमाल करें, दांत दर्द में दूसरा, और शरीर के दर्द में तीसरा? ऐसा बोलना मतलब मुश्किल है कि कौन से दर्द के लिए कौन सा पेन। हाँ, पर कुछ पेन स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, जैसे कि न्यूरोपैथिक पेन्स हैं जिसमें आप दर्द के अलावा कुछ और दवाइयों का लेना जरूरी है, क्योंकि एक तो वो दर्द की दवाइयों की मात्रा को कम करते हैं और दर्द का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर दर्द का आप घर पे सिर्फ उसका दवाइयों का सेवन नहीं करें। क्योंकि लोग करना चाहिए, जैसे पेट दर्द हुआ तो उसमें भी वही दवा ले लिया लोग, तो इसमें क्या करें? क्योंकि जैसे पेट में दर्द है तो आपको अगर कोई एसिडिटी के कारण दर्द है, तो आप ये दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं तो उससे एसिडिटी फर्दर बढ़ेगी, तो आपका जो दर्द के जिस कारण से है वो उसको फर्दर बढ़ा रहा है, इंस्टेंट आपको इम्प्रूवमेंट दे रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस जगह का दर्द है उसके अकॉर्डिंगली और उसका सही पता लगाए कि वो दर्द का कारण क्या है। हर दर्द का मतलब ये नहीं है कि वो सर का दर्द जो है वो घुटने के दर्द के लिए भी सेम ब्रूफिन ही लेंगे और पैरों में दर्द के लिए भी ब्रूफिन लेंगे। बट डिफरेंट चीज़ों के लिए जो फर्स्ट एड के तौर पे लोग ले, क्योंकि उस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करें? क्योंकि दर्द ऐसा चीज़ है जिससे तुरंत लोग निदान चाहता है। उसके तो इसमें डिफरेंट कैटेगरी के लिए क्या फर्स्ट एड के तौर पर, फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन मैं यही बोलूँगा कि आप पैरासीटामोल ही इसको इस्तेमाल करें, एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं जिसे, वो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रिलेटिवली बाकी अदर दवाइयों से सेफ दवाई मानी जाती है। इसके बाद भी अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है या आपका फीवर बहुत ज़्यादा हाई बढ़ रहा है, तो एट द सेम टाइम आप डॉक्टर को जल्दी से जल्दी कंसल्ट करने की कोशिश कीजिए, या फिर उसके साथ और तरह के ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि ब्रूफिन या मेफनेमिक एसिड है, ये कॉम्बिनेशन में आते हैं। बट इनको यूज़ करने से पहले आपकी काफ़ी टाइम मिल जाता है कि आपका पैरासीटामोल लेने से ही आराम आ रहा है। तो पैरासीटामोल पहली बार लेना है मेरे हिसाब से उचित रहेगा कि पहली दवाई ये लेनी चाहिए। फीवर के लिए या दर्द के लिए पैरासीटामोल इज द फर्स्ट, पहले चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि रिलेटिवली बाकी से सेफ है। ऐसा नहीं है कि 100% सेफ है, इसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट इस रिलेटिवली बाकी अगर हम देखें, बाकी दवाइयों के मुकाबले देखें तो इसमें कम हानिकारक साइड इफ़ेक्ट्स। दर्द और फीवर कुछ, अब इसको हम लोग थोड़ा उन लोगों के लिए भी जोड़ना चाहेंगे जो जैसे कुछ अस्थमा के पेशेंट हैं, कुछ ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ये लोग के लिए क्या उचित है? ये लोग कैसे इन चीज़ों से निदान पाएँ या क्या करना चाहिए? जैसे एस्थमेटिक, तो इस मौसम में अस्थमा वाला ज़्यादा उभर कर सामने आ जाते हैं बीमारी, और उसको प्रॉब्लम हो जाता है, और उनको अगर फीवर हो जाए और दर्द हो तो उनको क्या उपचार करना चाहिए? जैसे कि हमने देखा कि इस सीज़न में
वायरल डेंगू बुखार के अलावा जो फ्लू फीवर भी बोला जाता है, नाक में बहना या खांसी रहना, ये इसके होने के चांसेस भी देखे। जैसे लास्ट ईयर तक H1N1 की काफ़ी प्रकोप देखने को मिल रहा था, जो एक नया तरह का वायरस था। और इसी तरह के फ्लू फीवर हर साल इस टाइम पे देखने को मिलता है, चाहे वो सर्दियों का जब स्टार्ट होता है या फिर बारिशों का अंत होना स्टार्ट होता है। ये इसीलिए वो सीजनल फीवर्स में इसके अलावा भी ये देखने को इस सीज़न में देखने को मिलते हैं। अस्थमा के पेशेंट्स में इनके होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, फ्लू सिम्टम्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और उनमें होने के कारण उनका सांस फूलना की या उनका जो अस्थमा का प्रेसिपिटेट होना चांसेस बढ़ जाते हैं। अस्थमा एक तरह की मेनली एक एलर्जी तरह की बीमारी ही कॉमनली लेबल की गई है, जिसमें आप किसी तरह से सेंसिटिव हैं किसी पर्टिकुलर एलर्जन से, और उससे आपका प्रेसिपिटेट हो रहा है अस्थमा। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ लोगों को इवन एनसेड से भी एलर्जी होती है। तो अगर आप ब्रूफिन या फिर और तरह के कॉम्बिनेशन से किसी भी एक कॉम्बिनेशन से आपको एलर्जी है, तो आपको ये पूरा ग्रुप ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें दवाई से ही आपको अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर से पैरासीटामोल आपके लिए सेफेस्ट ड्रग है, क्योंकि पैरासीटामोल इस ग्रुप से दूसरी ड्रग है, और उस जो नॉर्मली एनसेड या उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स है वो पैरासीटामोल में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अस्थमा के पेशेंट्स में भी अगर उनको हमें पता नहीं है कि वो किस एलर्जन से वो सेंसिटिव हैं या किस एलर्जी वाले पर्टिकुलर से है, तो हम एनसेड्स इनिशियली अवॉइड करते हैं, और ध्यान रखते हैं कि अगर हम दे भी एनसेड्स तो वो उनको अस्थमा प्रेसिपिटेट तो नहीं हो रहा है। तो अस्थमा के पेशेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं पेशेंट्स और या फिर कोई किडनी के पेशेंट्स हैं, तो ये एनसेड्स आपको फर्दर आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं और आपके किडनी के डैमेज कर सकते हैं। तो उन पेशेंट्स में भी ये ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि छोटे बच्चे और अधेड़ उम्र के लोगों को अगर बुखार आता है और 2 या 3 दिन तक भी घर की दवाइयों से, घर के पैरासीटामोल लेने से आराम नहीं आ रहा है, तो आप बेटर है आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आप में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के एक तो चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर होंगे भी कॉम्प्लिकेशंस तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्ली कंट्रोल करना। अस्थमा वाले पेशेंट जनरली जब सांस फूलने लगता है तब वो इलाज करने जाते हैं, करने के सोचते हैं, अदरवाइज वो बर्दाश्त करते रहते हैं। तो इसके लिए आपका क्या सजेशन है? आजकल हम अस्थमा के इलाज के टाइम पे पेशेंट्स को एक एजुकेशन भी देते हैं, जैसे कि अस्थमा एजुकेशन बोला जाता है, कि उसमें आपको जो नेबुलाइजर्स है वो कैसे लेना है, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी में लेना है, और अगर आपको सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी को कितनी जल्दी करना है। ये अस्थमा के मरीजों को हम नॉर्मली एजुकेशन में ही बताया जाता है। हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ये साथ में ट्रीट करता है, क्योंकि अस्थमा के लिए बहुत बार इलाज आपके घर पे सही टाइम पे चालू कर सकते हैं, और जब तक आप हॉस्पिटल में आ रहे हैं, आप कोई कॉम्प्लिकेशन होने से पहले, आपकी हालत आपकी रेस्पिरेटरी फेलियर होने से पहले ही आपका सही टाइम पे इलाज चालू हो गया है। तो इसलिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपकी पफ की मात्रा बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा उसको आप अगर वैसे इनहेलर से नहीं ले पा रहे हैं तो नेबुलाइजर से लीजिए, अगर आपके घर पे वो अवेलेबल है, या फिर कोई तरह के स्पेसर से लीजिए। तो ये एजुकेशन नॉर्मली किसी भी अस्थमा के मरीज़ को दी जाती है अगर उसका डायग्नोज हो चुका है, और इस सीज़न के टाइम पे उनको बोला जाता है कि आप परहेज़ रखिए, आप ये होने वाले जो टेम्परेचर चेंजेस है उससे बच के रहिए। आपको कोई पर्टिकुलर एलर्जन आपको पता है तो उससे डेफिनेटली आप बच के रहिए। कुछ लोगों को इस सीज़न के टाइम पे ही ये वेरिएशन होता है, जब ये ठंडी गर्म चेंज हो रहा होता है, तो उस टाइम पे हम उनको एडवाइस करते हैं आप घर पे रहिए। आप ये एकदम ठंडा, अगर आप ठंडे में बैठे हैं तो बाहर निकलने से पहले उस ठंडे को नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, फिर निकलिए। तो इस तरह की परहेज़ जो है वो हम नॉर्मली इन पेशेंट्स को पहले से ही बता के रखते हैं, और इसी को अस्थमा एजुकेशन भी बोला जाता है। फीवर में ब्लड प्रेशर वाले का क्या प्रतिक्रिया रहता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कम जाता है, वेरिएशन उसका किस तरह से मेजरमेंट करें या किस तरह से होता है, और उस केस में क्या करें? इसी तरह की कोई भी, चाहे वो हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या हार्ट की बीमारी है, कोई भी अगर आपको क्रॉनिक कोमोर्बिडिटीज़ हैं या कोई तरह की ये क्रॉनिक बीमारी आपके हैं, तो आपको फीवर के इस टाइम पे खास ध्यान रखना पड़ता है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ दवाइयाँ आज अगर आप टाइम से पानी नहीं ले रहे हैं तो आपके अंदर पहले से डिहाइड्रेशन होगा, पहले से आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन होगा, उसके साथ आप बीपी की दवाइयाँ ले लेते हैं तो आपका बीपी एकदम काफ़ी कम हो सकता है, या इन पेशेंट्स में नॉर्मली ये हायर बीपी टॉलरेट करते हैं। तो ये पेशेंट्स में इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ आपको कोई और बीमारी है तो आपका ये बुखार आने के टाइम पे आप अधिक से अधिक पानी का सेवन कीजिए। इसके अलावा उसको बुखार को जल्दी कंट्रोल कीजिए, या उसका सही इलाज अपने डॉक्टर के पास जाके कराइए। उन पेशेंट्स को और ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हाइपरटेंशन है या फिर आपको डायबिटीज़ है। एक और जो समस्या है डॉक्टर साहब, जो लोगों से सुनने को मिलता है, वो बीमारी है भी नहीं कि उसको बीमारी कहा जा सकता नहीं, थकान हो रहा है, नींद नहीं आ रही है,
क्या है इसको और किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसको क्या है, थकान हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इस सीज़न में ही ओवरऑल देखा जाए तो वायरल, जिसे एसिम्प्टोमेटिक फीवर भी बोलते हैं, बुखार नहीं आता या बुखार बहुत कम रहता है जिसे हम नॉर्मली मेजर नहीं करते 99-100, तो इस सीज़न ही है, बीमारी का सीज़न भी बोलते हैं जिसे। तो ये जो थकान होना, शरीर में जगह जगह पे दर्द होना, या चिकनगुनिया फीवर जिसमें स्पेसिफिक किसी जॉइंट्स में ही पेन्स होते हैं, तो ये इसी तरह के फीवर है। मैं यही बोलूँगा, ये बीमारी के सीज़न में बचें, जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब जितना परहेज कर सकते हैं करिए। और अगर आप मच्छरों या उसको ब्रीडिंग ग्राउंड आपके आसपास नहीं होने देते। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन थकान क्या ऐसा कुछ है? थकान का मतलब क्या है? लोग अलग अपने अपने मन से करते हैं। इसका मैं सही नहीं, पर यही रहेगा कि थकान आपको फीवर के साथ है या नहीं है। अच्छा। आपके साथ में कोई सिम्टम है या नहीं, बट ये अगर वैसे ही हो रहा है तो आप सिर्फ इसके लिए पेन किलर ले रहे हैं बार बार, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मतलब है। उसके बारे में पता लगाना नहीं, मतलब ज़्यादा मेडिसिन जरूरी है। में कुछ थकान का कुछ इलाज है कुछ? वीकनेस के लिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर चीज़ में विटामिन्स या किसी तरह के एनीमिया है उन पेशेंट्स में, जैसे कि फीमेल पेशेंट्स में एनीमिया होने के चांसेस, इंडियन फीमेल्स में एनीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसके साथ वीकनेस नॉर्मली एसोसिएटेड होती है। या ओल्डर पेशेंट्स में देखने को वीकनेस कॉमनली मिलती है, तो इन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि उसका इलाज कराया जाए। अगर आप बार बार सिर्फ विटामिन लेते रहते हैं, जो कि फिर से एक बहुत कॉमनली अब्यूज्ड एक तरह की दवाई है जो पैरासीटामोल या एनसेड्स के अलावा देखने को मिलती है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ वीकनेस करते हुए या जोड़ों में दर्द करते हुए आप सिर्फ घर पे दवाइयाँ ले रहे हैं। उसका सही इलाज कीजिए, क्योंकि कुछ बीमारियों का बिल्कुल स्पेसिफिक इलाज अवेलेबल है इस टाइम साइंस में। उसका सही टाइम से डिटेक्ट हो सके तो हम अच्छे से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन को आपसे पूछना चाहेंगे, एक दो चीज़ और जो है, एक तो नींद नहीं आती, उसमें क्या कर, और दूसरा कुछ लोगों का शिकायत है नस खींच रहा है, नसों का खींचना, तो ये क्या है, इसके बारे में? इस तरह के डिफ्यूज़ कंप्लेंट्स बहुत बार हमारे पास पेशेंट लेके आते हैं, तो हम पहले तो उनसे पूछते हैं कि आपके साथ इसके साथ कुछ और भी तकलीफ़ है या नहीं है। नींद नहीं आने के कारण कई हो सकते हैं कि आप घर पे रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपने जो दिन का रेगुलर प्रक्रिया है वो चल रहा है, या आपके घर पे कोई टेंशन है, या फिर कुछ लोग पर्टिकुलर एडिक्शंस के कारण हो रहे होते हैं, उनके कारण ऐसा हो सकता है, या किसी तरह की बीमारी है। मोस्टली पहले अगर आप ये नॉर्मल कॉज निकाल दें तो फिर हम बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें नींद नहीं, जैसे थायराइड के पेशेंट्स में नींद का कम हो जाता है, या कुछ थायराइड पेशेंट्स में नींद ज़्यादा आती है, हाइपो या हाइपर थायराइड है। इसके अलावा और कोई बीमारी आपको है तो वो पहले हम यही रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट के कारण क्यों है, वो रेगुलरली सो नहीं पा रहा है, तो उसकी तरह के स्पेशल टेस्ट भी, अगर पेशेंट की परसिस्टेंट दवाइयाँ देने के बाद भी स्लीप नॉर्मल नहीं होती तो उनको स्लीप स्टडीज़ के लिए भी आजकल फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी एडवाइस की जाती है। बाकी नसें खींचना और ये अगेन ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि अधेड़ उम्र की फीमेल्स में देखा जाता है कि सर्वाइकल या फिर लंबार स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, तो ये न्यूरोपैथिक पेन्स हैं, ये वेट के साथ आपके नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के साथ देखने को मिलते हैं, और इसमें नॉर्मली जो पेन किलर्स हैं वो कई बार सही काम नहीं कर पाते या आपको उतना रिलीफ नहीं दे पाते। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये नर्व से होने वाला पेन है या मसल से होने वाला या कोई हड्डी से होने वाला पेन है। इसीलिए दवाइयों का अलग अलग तरह की दवाइयाँ और अच्छी दवाइयाँ इस टाइम पे अवेलेबल हैं जो पेशेंट को आराम दिला सकती है। इसके अलावा आपके दूसरी एडवाइस, आपके ओवरऑल डाइट कंट्रोल, आपका वेट कंट्रोल और आपका उस तरह के फिजियोथेरेपीज़, ये हर तरह की चीज़ों के कॉम्बिनेशन में ही आपको सलाह लेनी चाहिए। ओके, एक लास्ट जो एक्सरसाइज, वॉकिंग करना या और उसके साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कितने देर का वॉकिंग करना और क्या ज़रूरी है जो कि कंप्लीट उस किसी भी आदमी के लिए हो जाए? इसके लिए बहुत अच्छी आपने बात उठाई, जैसे कि हमने एक डायबिटीज़ के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि 15 मिनट की ब्रिस्क एक्सरसाइज अगर आप दिन में हफ्ते में 3 से 4 बार अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं। ब्रिस्क एक्सरसाइज से मतलब है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तेज़ वॉक कर रहे हैं पार्क के अंदर, या फिर आप रेगुलरली 1 से 1.5 किलोमीटर चलते हैं, तो 15 मिनट के ब्रिस्क एक्सरसाइज मिनिमम 3 से 4 दिन हफ्ते में करनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से धीरे धीरे उसको बिल्डअप कर सकते हैं, पर इतनी मिनिमम एक्सरसाइज हम पेशेंट के लिए टारगेट रखते हैं कि आप धीरे धीरे ये अचीव करिए टारगेट, चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का है या कोई भी स्वस्थ पेशेंट है, उसको भी ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि इतनी एक्सरसाइज वो मेंटेन करें। सो मित्रों, आज हम लोगों ने जानने की कोशिश किया बुखार के बारे में, मलेरिया, डेंगू और अन्य जो सामान्य बीमारी जिससे हम सब लोग जूझते हैं, या बीमारी नहीं भी हो लेकिन एक आम समस्या बनी रहती कि इससे किस प्रकार हम लोग
निदान पाएँ। तो उसके बारे में जानने की कोशिश की, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सप्ताह हम लोगों ने हेल्थ केयर पर पूरा लेक्चर रखा है। कल हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के बारे में चर्चा करेंगे और इस कड़ी में और आगे अन्य बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आज आज का लेक्चर से आप सब लोगों को लाभ मिला होगा, आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं और आप सबको धन्यवाद। और आपकी ओर से डॉक्टर प्रशांत नासा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल और सिंपल भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से हम इन समस्याओं को समझें और अपना निदान करें। थैंक यू वेरी मच।